मैं नरेंद्र कुमार आज की साप्ताहिक समीक्षा में पिछले हफ्ते घटे कुछ घटनाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आज पूरी दुनिया देख रही है, अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया का बादशाह समझता है। हर दो कंट्री के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में वो घुसकर अपनी सुपरमेसी दिखाने की कोशिश करता रहता है। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए झड़प में भी वो अपना टांग अड़ाने की कोशिश किया और युद्ध विराम करवाने की क्रेडिट अपने नाम करने का भी कोशिश किया। अभी हाल ही में ईरान और इजराइल के युद्ध में इजराइल की तरफ से वो बैटिंग करना शुरू कर दिया। उसे जिस देश से डर लगता है उस देश के ऊपर अपने एलाइज कंट्री से अटैक करवाता है और उसके साथ मिलकर अटैक भी करता है उस कंट्री के ऊपर। अभी हाल ही में ईरान के ऊपर अपने B-2 बॉम्बर के माध्यम से मिसाइल दागे, उसके परमाणु संयंत्र को नष्ट पहुंचाया। तो दोस्तों, ये सब अमेरिका क्यों करता है? तो मनोविज्ञान ये कहता है, जो आदमी दूसरे को ज्यादा डराने की कोशिश करता है वो भीतर से बहुत डरा हुआ इंसान होता है। डरा हुआ देश भी कह सकते हैं। अमेरिका भीतर से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। उसे जरा भी किसी चिंगारी अपने क्षेत्र में ना गिरे, इसके लिए वह दिन रात अपने आप को तैयार करता रहता है। खुद को दुनिया का बादशाह समझता है। उसकी बादशाहियत न छिन जाए, इसके लिए 24 घंटा अपने बचाव के लिए रक्षा क्षेत्र में नए नए आविष्कार करता रहता है, ढूंढता रहता है। इसी डर की वजह से छोटे छोटे देशों को आपस में लड़ाता रहता है। कोई भी देश उससे आगे ना निकल जाए, कहीं उसके ऊपर कोई मिसाइल ना आ गिरे, इसके लिए उभरते हुए ताकत को खत्म करने के लिए उसके पड़ोसी देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। भारत की बढ़ती ताकत को कम करने के लिए आज वो एक आतंकी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत को कमजोर और डराने की कोशिश कर रहा है। हाल में भारत पाकिस्तान झड़प के दौरान यह बात खुलकर सामने आया। आज पूरी दुनिया में टैरिफ के नाम पे एक सनसनी फैला कर रखा है। अपने को बचाने के लिए अमेरिका अपने वैज्ञानिकों को दिन रात नए नए हथियार बनाने, आविष्कार करने के लिए 24 घंटे लगाए रहता है। हाल में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐसा अनुसंधान किया है जिससे पृथ्वी पर कहीं भी कोई देश कोई प्रक्षेपास्त्र दागता है, तब अमेरिका पलक झपकते ही अपने अंतरिक्ष स्टेशन में बैठकर पता कर लेता है और तुरंत जवाबी कार्रवाई कर अपने तैनात मिसाइलों के माध्यम से उसे निष्क्रिय कर देता है। ये अमेरिकी स्पेस फोर्स का वो मेन सेंटर है जहां वो दुनिया के किसी भी हिस्से से दागी गई मिसाइल को ट्रैक करते हैं। जो हम करना मोदी जी की। मोदी जी ने 2014 में जब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे, तब हमारे देश की जनता को दिन में तारे दिखाते हुए बनारस शहर को क्योटो में तब्दील करने की बात कही थी। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि क्वेटो, इसका पूरा नाम सन फ्रांसिस्को द क्वेटो है, जो एक विकसित देश इक्वाडोर की राजधानी है, जो प्राकृतिक सुंदरता, उच्च कलाकृति से भरपूर आधुनिक शहर है। आज एक नजर बनारस पर डालें तब आपको यह महसूस होगा कि यह दुनिया का सबसे गंदा और बदबूदार शहर है। झूठ पर झूठ बोलते हुए मोदी जी बिहार के मोतिहारी में 2 दिन पहले भाड़े पर लाए भीड़ को संबोधित करते हुए मोतिहारी को मुंबई जैसा शहर बनाने की बात कही। गया को गुरुग्राम और पटना को पुणे शहर में तब्दील करने की बात सपना बिहार के लोगों को दिखाया। इस झूठ की राजनीति में शामिल पलटू कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने
ताबड़तोड़ मोदी के तर्ज पर बड़का वाला झूठ बोला। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में बिहार के लोगों को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार मिलेगा। दोस्तों, किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए चाहे जितना भी झूठ बोलना पड़े, दंगा करवाना पड़े, लोगों को मरवाना पड़े, ये लोग किसी भी तरह का अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज हमारे देश के अंदर फांसीवादी ताकतें पूरी तरह सर उठाकर घूम रही है। अपने लोगों की गलतियों को वो छुपाने की कोशिश करता है और दूसरे की गलतियों को उजागर कर जनता के बीच उस पार्टी के ऊपर में, उस दल के ऊपर में घृणा पैदा करने की कोशिश करता है। राहुल गांधी के लालू यादव के घर पर मटन बनाने की तस्वीर को साझा करते हुए मोदी ने सावन के महीने में मटन खाने और बनाने का इल्जाम लगाते हुए गैर हिंदू साबित करने की कोशिश किया था। ऐसे एक मुजरिम के घर जाके आज मोदी के कैबिनेट में शामिल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मटन बनाने इस सावन के का महीने में मौज ले मटन रहे हैं। पार्टी का आयोजन कर हाथों में कलेवा बांधे, माथे पर चंदन टीका लगाए, अपने समर्थकों को मटन खाने, खिलाने और परोसने का काम किया है। मोदी जी अंधे बने हुए हैं, उन्हें शायद अपने लोगों की घिनौनी करतूतें दिखाई नहीं पड़ती है। उधर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। रास्ते में पड़ने वाले मुसलमानों के ढाबे और दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की जा रही है। आम जनता को पीटा जा रहा है। पुलिस मूक दर्शक होकर सिर्फ देख रही है। ऐसा लगता है कि पुलिस और प्रशासन का भी इन हिंदू कांवड़िए कहे जाने वाले लफंगे लोगों के समर्थन में खड़ा है। इन सब कामों के लिए क्या मोदी जी और जोगी जी इन गुंडे मवालियों को धर्म के नाम पर हिंदुओं को भड़काने, तोड़फोड़ और अराजकता फैलाने की छूट दे रखी है? ऐसे में तो हमारा देश म्यांमार, सीरिया और पाकिस्तान की श्रेणी में आ खड़ा होगा। दोस्तों, पिछले 1 महीने के अंदर 38 लोगों की हत्या को हम सुशासन बाबू की कामयाबी कहें, इस तंत्र को सुशासन तंत्र कहें या जंगल राज। नीतीश के सुशासन काल में 2005 से लेकर आज तक करीब 23,000 लोगों की हत्या बिहार में हो चुकी है। क्या यह राम राज्य है? लालू के शासन काल में बिहार परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। सामंतवादी शक्तियां पूरे समाज को अपने जबड़े में जकड़ रखी थी। दमन का बोलबाला था, ऊंच नीच का साम्राज्य काम था, ऊंच नीच का साम्राज्य कायम था। गरीबी, अमीरी, जात पात का भेदभाव और अगड़ा पिछड़ा का वर्गीकरण का माहौल था। ऐसे में हिंसक घटनाओं का घटित होना स्वाभाविक था। लेकिन आज क्या है जो बिहार हत्या और लूटपाट का साम्राज्य बन चुका है? 2 दिन के भीतर 3 दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पटना के उच्च इलाके में स्थित पारस अस्पताल में आईसीयू में भर्ती एक मरीज की हत्या सुबह सुबह कर दी जाती है। गया के सिरघाटी में दिन दहाड़े एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और गया जिले में ही एक पूर्व सरपंच की गला काटकर हत्या की गई। क्या ये घटनाएं सुशासन और रामराज्य की श्रेणी में आता है? आज पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही सिस्टम का शिकार हो रहे हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनाप शनाप वक्तव्य देकर समाज को गुमराह कर रहे हैं। इनके साथ सारे सरकारी तंत्र भी सुर में सुर मिलाकर काम कर रहे हैं। बिहार के एडीजीपी कुंदन कृष्णन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे आज पूरा समाज शर्मसार है। खुलेआम किसानों को क्रिमिनल करार दे दिया। कृष्णन ने बिहार में बढ़ती हत्याओं पर अपने बयान में कहा है कि मई जून में ज्यादा मर्डर होते आए हैं वर्षों से।
जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसानों को कोई काम नहीं होता है। इस तरह का बयान देकर निरीह मेहनतकश किसानों को खूनी साबित करने की कोशिश की है। हालांकि आज का ये समाचार है कि उन्होंने अपने इस बयान पर जनता से माफी मांग ली है। पिछले 11 सालों से मोदी जी की सत्ता में आने के बाद हमारे देश में शिक्षा तंत्र का भगवाकरण किया जा रहा है। एक तो गरीबों को शिक्षा से महरूम किया जा रहा है, वहीं बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और शिक्षा का निजीकरण कर अपने एजेंडे को पाठ्यक्रमों में डालकर बच्चों की मानसिकता को बदलने की कोशिश की जा रही है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है। 8वीं वर्ग के NCERT के इतिहास के पाठ्यक्रमों में 13वीं से 17वीं सदी तक के इतिहास को कवर किया गया है। इस किताब में सल्तनत काल को लूटपाट और मंदिरों को तोड़ने के काल के रूप में लिखा गया है। इन पाठ्यक्रमों में अकबर के शासनकाल को भी आतताई और लुटेरा साबित करने की कोशिश की गई है, जबकि अकबर के शासनकाल में हिंदू धर्म को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, मंदिरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके पहले की किताबों में सल्तनत काल को इस रूप में नहीं लिखा गया था। दोस्तों, इस समय जो संगठन और विचारधारा सत्ता पर बैठी है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। कोई भी समाज तभी विकसित हो सकती है जब इतिहास की सच्चाई को सही रूप में उजागर किया जा सके और हम इतिहास से कुछ सीख सके, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। यदि इतिहास में कुछ गलत रहा हो तो हम उसे आज सुधार सकते हैं, लेकिन इतिहास को आज तोड़ मरोड़ कर अपनी विचारधारा के अनुरूप ढालने की कोशिश हो रही है। इससे देश को कोई हित नहीं हो रहा है। ये अंधभक्तों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को लंबे समय तक ढक कर नहीं रखा जा सकता है। ये सब कुछ जो किया जा रहा है सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा एक खास वर्ग के प्रति नफरत और घृणा फैलाने की साजिश है। शायद सत्ता पर कब्जा जमाए लोग या भूल रहे हैं कि हमारे देश में 22 करोड़ मुसलमान हैं, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में 16 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान में 22 करोड़ मुसलमान हैं। कुल 60 करोड़ मुस्लिमों से हम भीतर और बाहरी रूप से घिरे हुए हैं। जिस दिन ये दमन का रुख प्रकाष्ठा को पार कर जाएगा, तब देश में खून खराबा और दंगा फसाद का हुजूम आ जाएगा, शुरू हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई को ज्यादा लंबे समय तक झूठ के बादलों से ढका नहीं जा सकता है। आजादी के बाद देश के बंटवारे के समय 20 लाख हिंदू और मुस्लिम मारे गए थे। क्या हमें फिर से उस काल में वापस लेकर जाया जा रहा है? ले जाने की कोशिश की जा रही है? क्या यदि दंगा होता है तो सिर्फ मुस्लिम ही मारे जाएंगे? क्या 20 करोड़ मुस्लिम को हम अपने देश से बाहर भेज सकते हैं? तो फिर हम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? कितनी भयावह वो समय रहा होगा जब आजादी के तुरंत बाद 20 लाख हिंदू और मुसलमान मारे गए होंगे, सड़कों पर खून का अंबार बहा होगा, जिसे सोचने मात्र से शरीर में शिहरण पैदा हो जाती है। यदि ऐसा ही चलता रहा तब भारत का नामो निशान खतरे में भी पड़ सकता है। आज इजराइल द्वारा जो गाजा के अंदर में खून खराबा किया जा रहा है, वैसा ही कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है। यदि ये ट्रेंड चलता रहा तो भारत में भी देखने को मिल जाएगा। भाजपा की मुसलमानों के प्रति विद्वेष की भावना ने भारत के प्रति मुसलमानों के दिलो दिमाग में घृणा का संचार शुरू हो चुका है। हाल में बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद फिर से एक बार बांग्लादेश अपनी पुरानी स्थिति बहाल करने हेतु पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है।
हिंदुओं का कत्ल आम किया गया, कई हिंदू मारे गए। आज सत्ता में बैठे लोग अपने ही देश की मूल भावना के साथ खेल रही है। यदि यही सब चलता रहा तब बहुत जल्द भारत गुलामी का दंश झेलने पे मजबूर हो सकता है। ऐसे हम आज अमेरिका के पुछलग्गू हो चुके हैं। आज हमारे बड़े बड़े डिसीजन, बड़े बड़े निर्णय अमेरिका द्वारा लिया जाता है और हम चुपचाप देखते रहते हैं। समय रहते सरकार को संतुलित मन से अपने मौलिक जिम्मेदारी और विचारधारा को अपनाते हुए देश को मजबूती और विकास के रास्ते पर ले जाने की सोच को अपनानी चाहिए। तभी देश में समृद्धि आएगी, भाईचारा आएगा और शांति आएगा। कोई भी अशांत देश तरक्की नहीं कर सकता है किसी भी रूप में। तो दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते साप्ताहिक समीक्षा लेकर। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।